नमस्कार जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल शंकर बेदिया क्लासेस में। और आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत चैप्टर प्रेशर ग्रुप का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेपीएससी मेंस के लिए और यूपीएससी मेंस के लिए। इसके साथ ही ये वीडियो आपके और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टॉपिक से जेपीएससी में कब कब और किस किस वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जेपीएससी का, उनमें से इस टॉपिक यानी दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2022 के 7 से 10 जो जेपीएससी का एग्ज़ाम था उसमें आपका एक प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी और प्रेशर समूह यानी दबाव समूह पर राइट शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए था। ये आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि जेपीएससी ने अपने मेंस एग्ज़ाम में पूछा था। इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है जेपीएससी के प्रिपरेशन में। और यदि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, तो उसमें भी आपका इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, उसी तरह 2017 में, उसी तरह 2014 में भी आपका प्रीलिम्स में यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। 2011 के इस यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपका ये दबाव समूह से क्वेश्चन पूछ चुका है 2006 में। इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका जो टॉपिक है, आज का ये टॉपिक है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी ने भी इस टॉपिक पर मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग सालों में, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक पर सबसे पहले हम लोग स्टडी यानी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी PYQ है जेपीएससी और यूपीएससी का, उसको हम लोग भी देखते हुए चलेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यह वीडियो आपको कंप्लीट एक टॉपिक जो है कवर कर देता है, जिसके लिए आप जेपीएससी का एक टॉपिक जो है आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा और साथ ही यूपीएससी का मेंस का भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा। वो कौन सा टॉपिक होगा? तो यदि आप जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पेपर 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड होता है, उसमें का एक टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो है सेक्शन ए में, ये टॉपिक आज आपका कवर होने वाला है। तो आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसमें से सिर्फ एक टॉपिक कवर होगा। सॉरी, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रुप पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसी के साथ यदि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है आपका पेपर 3 यानी जीएस स्टडी 2 पेपर 3 में गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होता है। उसमें आपका ये रिलेटेड टॉपिक जो आप देख सकते हैं प्रेशर ग्रुप से संबंधित है। यहाँ पर ये सिलेबस में ये टॉपिक आपका कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है दबाव समूह, क्या है प्रेशर समूह। तो दबाव समूह का उद्भव जो कि सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में इसका उद्भव हुआ था। यह क्या है? तो यह लोगों का समूह है। यह क्या है? यह लोगों का समूह है जो सक्रिय रूप से संगठित होता है। अपना जो हित है वो हितों को बढ़ावा देता है और हितों का प्रतिरक्षा करता है। अब यह लोगों का समूह है, तो लोगों का समूह तो राजनीतिक दल भी होता है। तो यह किस प्रकार से राजनीतिक दल से अलग है? तो राजनीतिक दल जो है वह चुनाव में भाग लेता है, लेकिन दबाव समूह जो है चुनाव में भाग नहीं लेता है। राजनीतिक दल जो है राजनीतिक शक्ति को हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन जो है दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाकर अपने हितों को बढ़ावा देता है या हितों की
प्रतिरक्षा करता है। इसके अलावा जो दबाव समूह होता है वो किसी खास कार्यक्रम या मुद्दा से संबंधित होता है, जो कि जिस खास कार्यक्रम या मुद्दा से संबंधित होता है उसमें जो आप उसका हित होता है उस हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। अब यह बढ़ावा कैसे देगा, तो वह सरकार पर अपना प्रभाव बनाकर हितों का बढ़ावा देगा। अब यह प्रभाव सरकार पर कैसे बनाएगा, तो प्रभाव बनाने के लिए वह प्रभाव जो है सरकार जो नीति निर्माण करती है, नीति निर्धारण करती है, उस पर प्रभाव बनाता है कौन, दबाव समूह। जो आपका यह दबाव समूह प्रभाव किस प्रकार से बनाएगा, तो यह दो तरीका से बना सकता है, एक विधिक या और तर्क संगत द्वारा, और दूसरा जो है लोक हितों और प्रशासनिक एकता को नष्ट करके। यदि विधिक और तर्क संगत के द्वारा प्रभाव बनाएगा तो वो क्या क्या कर सकता है दबाव समूह, तो सभाएं कर सकता है, पत्राचार कर सकता है, जन प्रचार कर सकता है, प्रचार व्यवस्था कर सकता है, या फिर अनुरोध कर सकता है सरकार से, जनवाद या जनवाद विवाद कर सकता है। ये सभी जो है करके सरकार के नीति निर्धारण पर प्रभाव बनाता है और उसका जो भी हित है उसको बढ़ावा देता है या फिर उस सरकार से उस हितों को मनवाने की कोशिश करता है। तो दबाव समूह को कह सकते हैं कि यह एक हितैषी समूह या फिर हितार्थ समूह है। तो इतना आपको दबाव समूह के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यह जो है दूसरा तरीका है कि और किस तरीका से यह दबाव या प्रभाव बनाएगा सरकार पर, तो अतर्क संगत, कभी कभी अतर्क संगत से भी यह दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाते हैं, या फिर गैर विधिक तरीका से जो कि कानूनी रूप से ठीक नहीं है उस तरीका से उस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें होता है हड़ताल करना, हिंसक गतिविधि में भाग लेना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर। इस तरह से कर जो है सरकार पर दबाव जो है बनाती है दबाव समूह। तो ये वाला जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो दबाव समूह और जो है दबाव समूह किस तरह से दबाव बनाता है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो ऑडीगार्ड के अनुसार दबाव समूह हम लोग 3 प्रकार से जो है बनाता है। पहला नियुक्तिकरण तकनीक द्वारा, दूसरा लोक सेवकों को प्रभावित करके, तीसरा जनता की राय को प्रभावित करके। यह 3 तरीक़ों से ऑडीगार्ड के अनुसार 3 तरीक़ों से जो है सरकार पर दबाव बनाता है कौन, दबाव समूह। तो नियुक्तिकरण तकनीक से किस प्रकार दबाव बनाएगा, तो जो लोक कार्यालय है, जैसे विभाग का कार्यालय होगा, ऑफिस होगा, जो वहाँ पर लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम होते हैं, तो उन लोक कार्यालयों में अपने हितों के पक्ष लेने वाले कर्मियों की नियुक्ति करने में वह जो है नियुक्ति कराने में वह लगता है। जो दबाव समूह है वो चाहता है कि जो लोक कार्यालय है उसमें वैसे लोग काम करें जो उसके हितों के बारे में बताए, उसके हितों की रक्षा करे। तो नियुक्तिकरण तकनीक के द्वारा वह दबाव बनाती है। दूसरा कि लोक सेवकों को प्रभावित करके। अब दूसरा चीज़ है कि जो लोक कार्यालय है वहाँ पर ऑफिस में कर्मचारी होंगे। अब जो है वो क्या करेगा दबाव समूह, उन कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा, अपने पक्ष में उसको प्रलोभन देके या फिर किसी भी तरह से प्रभावित करके उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा और अपना जो उसका हित है उस हितों के अनुसार काम उससे लेगा। तो इस प्रक्रिया को इसको लॉबिंग कहा जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है लॉबिंग। लॉबिंग क्या होता है, तो जितना भी लोक कार्यालय है उसमें लोक सेवक काम करेंगे, तो जो लोक सेवक है उस लोक सेवक को ही प्रभावित करता है ये दबाव समूह, ताकि जो है दबाव समूह के अनुसार, दबाव समूह का जो चाहता है, उनका जो स्वार्थ है उसके अनुसार लोक सेवक काम करे। तो इसको कहा जाता है लॉबिंग। इसके अलावा जनता की राय को प्रभावित करना। अब जो है चूंकि हमारा देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता के द्वारा से सरकार चलती है, सरकार चुना जाता है, तो वह क्या करेगा, यानी दबाव समूह क्या करेगा, इनका जो जनता है उनके रायों को ही अपने पक्ष में करने का कोशिश करेगा, या उनके दबाव समूह का जो भी स्वार्थ है उसके अनुसार जनता को कन्वेंस करने का काम करेगा। इस तरह से जनता की राय को प्रभावित करके जो है दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाती है। अब जो है
जो है दबाव समूह कितने तरह के होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दबाव समूह जो है, दबाव समूह हमारे देश में उस तरह से विकसित नहीं हुए हैं। दबाव समूह हालांकि सभी देशों में पाया जाता है, तो लेकिन हम लोग का जैसा जो दबाव समूह है उसका जो डेवलपमेंट है उस तरह से विकसित नहीं है जैसा कि यूएसए, फ्रांस वगैरह में होता है। फिर भी हम लोग इस दबाव समूह को निम्नलिखित कैटेगरी में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला है व्यवसाय समूह। तो पहला है दबाव समूह में व्यवसाय समूह, और यह व्यवसाय समूह जो है भारत में सबसे बड़ा दबाव समूह जो है माना जाता है कि है ना। तो भारत में दबाव समूह का वर्गीकरण सबसे पहले जो है व्यवसाय समूह के रूप में करते हैं, और यह जो व्यवसाय समूह है सबसे बड़ा दबाव समूह माना जाता है। ये काफ़ी अनुभवी है, परिष्कृत है, अत्यधिक शक्ति और संपन्न है, क्योंकि इनके पास व्यवसाय यानी जो कॉरपोरेट जगत होता है उसके पास पैसा भी होता है, इसलिए यह दबाव समूह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं इसको जानना जरूरी है। जब ये के अंतर्गत आते हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FICCI बोलते हैं। इसके अंतर्गत ये दबाव समूह के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, तो इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ मुंबई होता है, इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ कोलकाता होता है, साउथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। इसी के अलावा मुख्य औद्योगिक एवं व्यावसायिक हितों का ये जो दबाव समूह है वो क्या करता है, जो औद्योगिक और व्यावसायिक हित है उसका प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो व्यवसाय समूह में अगला जो समूह है वो है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम। एसोचैम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक तरह का व्यवसाय समूह है। अब इस समूह में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ कोलकाता सम्मिलित रहता है, सेंट्रल कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली है। तो एसोचैम का क्या प्रतिनिधित्व करता है, तो एसोचैम जो कि एक व्यवसाय समूह है वह विदेशी ब्रिटिश पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? विदेशी ब्रिटिश पूंजी का। कौन करता है? एसोचैम करता है। अगला जो व्यवसाय समूह है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन, जिसको हम लोग FAIFDA बोलते हैं। ये भी एक व्यवसाय समूह है जो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो अनाज डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी दबाव समूह है वह अपना जो उसका हित है, स्वार्थ है, उसके अनुसार अपना समूह बना लेते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। अगला जो है इसी में व्यवसाय समूह में एक दबाव समूह है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन, AIMO। यह क्या है? यह मध्य वर्गीय व्यवसाय जो होते हैं, मध्यम वर्गीय के जो व्यवसाय होती हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है AIMO। ठीक है। अगला कैटेगरी जो है हम लोगों का दबाव समूह का वो है ट्रेड यूनियन यानी व्यापार संघ। अब व्यापार संघ के अंतर्गत कितने कितने दबाव समूह पाए जाएंगे तो देखते हैं। तो जो व्यापार संघ होता है वह क्या होता है, वह औद्योगिक श्रमिकों से रिलेटेड होता है। जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं उसके हितों की बात करता है वो ट्रेड यूनियन। इसे हम लोग एक श्रमिक समूह भी कहते हैं, लेबर ग्रुप्स भी कहते हैं। किसको? ट्रेड यूनियन को। यह क्या करता है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके मांगों को रखता है, उनके हितों को बताता है, उसके हितों का ख्याल करता है। इसके अलावा इसका राजनीतिक दलों से भी संबंध होता है। इसका क्या होता है? इसका राजनीतिक दलों से संबद्ध होता है, मतलब एफिलिएटेड होता है। अब इसमें कौन कौन से ट्रेड यूनियन में कौन कौन से दबाव समूह आते हैं? इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आते हैं, AITUC, जो कि CPI से एफिलिएटेड है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, ये किससे एफिलिएटेड है, किससे संबद्ध है? वो कांग्रेस से संबंध रखता है। इसके अलावा हिंद मजदूर सभा HMS, ये किससे संबद्ध है? तो सोशलिस्ट से संबद्ध है। भारतीय मजदूर संघ, ये भी आपका ट्रेड यूनियन है, ये किससे संबद्ध है? वो BJP से संबद्ध है। और यहाँ पर एक जो है
ट्रेड यूनियन है उसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये जो है इसका स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था और इसी का जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय उनका प्रथम अध्यक्ष थे। फर्स्ट ट्रेड यूनियन 1920 में इसका स्थापना हुआ था, नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अब जो है अगला जो वर्गीकरण है दबाव समूह का वो है खेतीहर समूह। अब जो है किसान और कृषि मजदूर वर्ग का यह क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा, इसके हितों के बारे में आवाज़ उठाएगा। अब जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं? तो भारतीय किसान यूनियन जो कि उत्तर भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र से रिलेटेड हैं। ऑल इंडिया किसान सभा प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा खेतीहर समूह है यह ऑल इंडिया किसान सभा। याद रखेंगे ऑल इंडिया किसान सभा जो है सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा खेतीहर समूह है। इसके अलावा खेतीहर समूह के अंतर्गत रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन ये एक खेतीहर समूह है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये ही समूह है, इसी में जो है नक्सलवादी आंदोलन को जन्म दिया था। नक्सलवाद का जो अभी समस्या हमारे देश में है ये नक्सलवादी आंदोलन से हुआ था और इसको जन्म देने वाला जो समूह था वो था रिवोल्यूशनरी पीजेंट कन्वेंशन। और ये जो है 1967 में सीपीएम ने संगठित किया था। किसने संगठित किया था? सीपीएम ने 1967 में। अगला जो खेतीहर समूह है वो है भारतीय किसान संघ, गुजरात से रिलेटेड है। आरबी संगम तमिलनाडु से संबंधित है। क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्र से संबंधित है। हिंद किसान पंचायत जो कि समाजवादियों द्वारा नियंत्रित होता है। ऑल इंडिया किसान सम्मेलन जो कि राजनारायण द्वारा संचालित था। यूनाइटेड किसान सभा जो कि सीपीएम द्वारा नियंत्रित था। अगला जो हमारे पास जो समूह है वो है अगला जो हमारे पास जो समूह है वो है पेशेवर समिति। पेशेवर समिति क्या होता है? तो डॉक्टर, वकील, पत्रकार और अध्यापक से संबंधित मांग को ये उठाएगा। यह विभिन्न तरीकों से अपने सेवा शर्तों में सुधार के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। अब इस पेशेवर समिति में कौन कौन सा समूह आते हैं, कौन कौन सा दबाव समूह है? तो इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स AIFUCT। ये सभी क्या हैं? पेशेवर समितियां के अंदर दबाव समूह हैं। अगला जो है दबाव समूह जो है उसको हम लोग छात्र संगठन के अंतर्गत रखते हैं। इसमें क्या करें? जो छात्र संगठन होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो छात्रों के समुदाय कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पहला जो है छात्र संगठन में दबाव समूह का है नाम वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और ये भी संगठन जो है ऐसा होता है कि यह जो भी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं ये छात्र संगठन। जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो ABVP ये किस राजनीतिक पार्टी से संबद्ध है? तो बीजेपी से है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF जो है वो किससे संबंधित है? तो CPI से संबंधित है, एफिलिएटेड है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI किससे संबद्ध है? कांग्रेस से संबद्ध है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया CPM से संबद्ध है। इसके अलावा जो अगला दबाव समूह का कैटेगरी है वह धार्मिक संगठन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग धर्म पर आधारित भारत, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय जो राजनीति है उसमें धर्म जो है महत्वपूर्ण कारक के रूप में होता है। तो इस संगठनों का राजनीति पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। तो इस धार्मिक संगठन में जो दबाव समूह हैं वो हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको RSS बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद जिसको BHP कहा जाता है,
जमाते इस्लाम, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियन, पारसी सेंट्रल एसोसिएशन। एक और नाम आता है जो धार्मिक संगठन के अंतर्गत ही दबाव समूह के रूप में होता है, वो है शिरोमणि अकाली दल। हालांकि आजकल ये जो है राजनीतिक दल के रूप में होता है, लेकिन यह जो है राजनीतिक दल ना होके यह एक धार्मिक दल था, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति है, इसका जो निर्माण है, ये जो बना था वो किस लिए बना था? तो जब सिख समुदाय का हिंदू समुदाय में विलीन हो रहा था, उस हिंदू समुदाय में शामिल हो रहे थे, तो उसको रोकने के लिए इस संगठन, इस धार्मिक संगठन का जो है निर्माण हुआ था, जिसको शिरोमणि अकाली दल बोलते हैं। इसलिए यह एक तरह से राजनीतिक दल ना होके एक धार्मिक दल है। अगला जो है वो है जातीय समूह। अगला जो दबाव समूह है वो है जातीय समूह। तो हम लोग जानते हैं कि राजनीति में कंपटीशन होता है जातियों का। तो ये जो जाति है यह राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण कारक जो है होता है तो राज्यों में बहुत सारा जातीय संघर्ष जो है भारत में देखने को मिलता है। जैसे यदि कह सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य है, उसमें ब्राह्मण वर्सेस जो है जो आपका तमिलनाडु राज्य है जो है वो हमारे यहाँ पर ब्राह्मण वर्सेस जो ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण जो है संघर्ष देखने को मिलता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में ब्राह्मण वर्सेस गैर ब्राह्मण संघर्ष देखने को मिलता है। राजस्थान में भी जातीय संघर्ष देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख है जातपुत वर्सेस जाट। आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कम्मा वर्सेस रेड्डी। हरियाणा में अहीर वर्सेस जाट। गुजरात में बनिया ब्राह्मण वर्सेस पाटीदार। और बिहार में कायस्थ वर्सेस राजपूत। केरल में नैयर वर्सेस हवा। और कर्नाटक में लिंगायत वर्सेस ओक्कालिगा जो कि जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। तो इन जातीय संघर्ष में बहुत सारा जो है दबाव समूह बनाए गए हैं। उन दबाव समूह का नाम जान लेते हैं। तो नादर कास्ट एसोसिएशन है जो कि तमिलनाडु से है। मरवाड़ी एसोसिएशन है। हरिजन सेवक संघ है। क्षत्रिय महासभा गुजरात है। बनिया कुल क्षत्रिय संगम है। कायस्थ समूह है। ये सभी जातीय समूह है। अगला जो है कैटेगरी है दबाव समूह का, वो है आदिवासी संगठन। इस कैटेगरी में जितने भी आदिवासी संगठन होते हैं, आदिवासियों के लिए जो के हितों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, वैसे समूह को रखते हैं। तो जो आदिवासी संगठन है हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में पाए जाते हैं, जिसमें है एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, नागालैंड। ये प्रमुख राज्य हैं जिसमें आदिवासी संगठन जो है पाए जाते हैं। इसमें क्या है कि ये अपनी मांगे तो रखते ही हैं। मांगे सुधार से लेकर जो उनका मांग है या फिर उसका सुधार है, उससे लेकर भारत से अलग होने तक का ये जो है मांग रखते हैं। इसके अलावा इनका जो गतिविधि है बहुत सारे आदिवासी संगठन का है, वो राजविद्रोही गतिविधियों जैसा भी है। तो ये आदिवासी संगठन जो है इतने राज्यों में पाए जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण आदिवासी संगठन है उनमें है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN, जबकि ट्राइबल नेशनल वॉलेंटियर्स TNU त्रिपुरा। इसके अलावा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ट्राइबल संघ ऑफ असम, यूनाइटेड मिजो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जो है आदिवासी संगठन है। इसी के अलावा भाषागत समूह, अब जो है बहुत सारे दबाव समूह भाषा के आधार पर भी पाए जाते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण कारक है क्या कि जो हमारा भाषा ही वह जो है महत्वपूर्ण कारक था, जिसमें हम लोग राज्यों का पुनर्गठन हुआ। मतलब राज्य जो हम लोग का बना वह जनरली जो है भाषा के आधार पर बना। तो इस भाषा समूह में बहुत सारे समूह आते हैं। इसमें जो है प्रमुख हैं तमिल संघ, अंजुमन तरीके उर्दू, आंध्र महासभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो ये सभी भाषागत समूह के अंतर्गत दबाव समूह
हैं। अगला जो है विचारधारा आधारित समूह। अभी कभी जो है विशेष कारण से, परिस्थिति से, किसी किसी योजना के कारण, विशेष परिस्थिति से किसी जो योजना चल रही होती है उसके विरोध में जो है आधारित कोई समूह जो है खड़ा हो जाता है, निर्माण हो जाता है, बन जाता है। तो इसको जो है इस कैटेगरी में रखते हैं। तो इस कैटेगरी में जो विचारधारा आधारित समूह है उसके कैटेगरी में जो प्रमुख समूह है वो है पर्यावरण सुरक्षा संबंधी समूह, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन से संबंधित था। इसके अलावा लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन, गांधी पीस फाउंडेशन, महिला अधिकार संगठन, ये सभी क्या है, विचारधारा आधारित समूह है, दबाव समूह है। इसके अलावा एक विलोम समूह, विलोम समूह के अंतर्गत भी बहुत सारे दबाव समूह होते हैं। अब यह विलोम समूह क्या है, तो क्या है कि वैसा समूह क्या करता है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसको न मान के उसके विरुद्ध एक समांतर व्यवस्था चलाने के लिए ये समूह प्रयासरत रहती है। उसको ये व्यवस्था पसंद नहीं आती है तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि हमें अपना अनुसार शासन चलाना है, हम अपनी व्यवस्था कायम करेंगे। तो यह जो समूह है इसके लिए ये विद्रोह करती है, प्रदर्शन करती है, धरना देती है। और इस विलोम समूह के अंतर्गत बहुत सारे समूह आते हैं, जिसमें है प्रमुख ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, गुजरात की नव निर्माण समिति, नक्सली समूह, जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULF, उल्फा, जबकि दल खालसा। ये सभी जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में देखने को आपको मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी, हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो ये कंप्लीट जो है डिस्कशन था कि किस तरह से दबाव समूह होते हैं, उनका काम किस प्रकार होता है, वो किस तरह से सरकार पर दबाव बनाते हैं, वह राजनीतिक पार्टी से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, और इस दबाव समूह कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उसको हम लोग किस तरह से वर्गीकृत करते हैं, और कौन कौन से दबाव समूह हमारे देश में सक्रिय हैं, उन सबों का हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है JPSC एग्ज़ाम के लिए या फिर UPSC एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो PYQ है UPSC का, उसका हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जो सिविल सर्विस UPSC के द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, उन सबों का स्टडी कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया UPSC का, इसी टॉपिक से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूहों के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है, वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, वे चुनावों में भाग लेते हैं और सरकार बनाते हैं। तो दूसरा नंबर कथन तो ऐसे ही गलत हो गया, यानी पहला नंबर कथन उसका सही है, यानी उत्तर केवल 1 कथन वाला जो है ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है UPSC प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन है, दबाव समूह केवल आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि राजनीतिक दल केवल सामाजिक मुद्दों पर। जबकि अगला ऑप्शन है, दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। C ऑप्शन है, दबाव समूह संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं, जबकि राजनीतिक दल नहीं है, और दबाव समूह केवल गैर राजनीतिक होते हैं, जबकि राजनीतिक दल केवल राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा B, यानी दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता है वह, जबकि राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। तो सबसे इस प्रश्न का जो मुख्य अंतर जो है वह मुख्य अंतर आपका यही वाला स्टेटमेंट में दिया गया है।
अगला जो सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया है। सवाल है भारत में दबाव समूहों की विशेषता क्या है। ऑप्शन है वे लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, वे केवल औद्योगिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे सरकार की नीतियों में प्रभावित करने का कार्य करते हैं, वे केवल चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो यह क्या करता है, वे सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का सिर्फ जो है कार्य करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला सवाल है 2011 में ही यूपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया है। प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन से तत्व दबाव समूहों का उदाहरण हो सकती है। तो ट्रेड यूनियन कुछ दबाव समूहों के नाम दिया हुआ है। ट्रेड यूनियन, किसान संघ, उद्योग संगठन, महिला संगठन। तो इनमें से जो सभी जो है ये सभी दबाव समूह का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल 2006 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। सवाल है भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन है वे केवल राजनीतिक दलों के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, और जो है वे राजनीतिक दलों के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, यह गलत हो जाएगा। वे सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। वे चुनाव में राजनीतिक दलों का विरोध करते हैं, यह भी गलत है। वे केवल सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो है ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल लगा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल यूपीएससी जो मेंस एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न क्या क्या हैं। तो देखिए 2020 में जो है पूछा गया है दबाव समूह क्या है, वे राजनीतिक दलों से कैसे भिन्न हैं, भारत में सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में उनकी भूमिका की जांच करें। 2020 में जीएस पेपर 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी मेंस 2018 में भी प्रश्न पूछा गया है। भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि दबाव समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करते हैं या कमज़ोर करते हैं। ये भी आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी मेंस 2013 में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वह है भारत में सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करें। यूपीएससी मेंस में 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच अंतर स्पष्ट करें, लोकतांत्रिक प्रणाली में उनके आपसी संबंधों पर चर्चा करें। तो इसमें से कुछ क्वेश्चनों का हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो यूपीएससी मेंस 2020 का जो क्वेश्चन रहा दबाव समूह क्या है, वे राजनीतिक दलों से कैसे भिन्न हैं, भारत में सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में उनकी भूमिका की जांच करें। इसको आपको किस तरह से लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए सबसे पहले परिचय से। दबाव समूह वे संगठन होते हैं जो सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। वे विशेष हित समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दबाव समूह राजनीतिक दलों में अंतर क्या है, तो देखिए दबाव समूह जो है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर क्या है। तो दबाव समूह जो है और राजनीतिक दलों में अंतर देखिए, पहला जो है उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है दबाव समूह का, नीतिगत मुद्दों पर सरकार को प्रभावित करना, जबकि राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना और सरकार बनाना। जबकि उसका संरचना क्या है दबाव समूह का, एक विशेष हित समूह का प्रतिनिधित्व करना। क्या करना, एक विशेष हित समूह का प्रतिनिधित्व करना, एक समूह का प्रतिनिधित्व करना। जबकि राजनीतिक दल का संरचना क्या होता है, विविध विचारधाराओं और मुद्दों को शामिल करना। जिसके अलावा इसका कार्य प्रणाली क्या है, तो दबाव समूह जो है कार्य प्रणाली लॉबिंग मैंने बताया था कि क्या होता है कि लोक सेवक को अपने अंडर में कंट्रोल कर लेना। और इसके अलावा याचिका, विरोध और प्रदर्शन आदि के अनुसार दबाव समूह काम करती है। जबकि राजनीतिक समूह क्या काम करती है, उसका काम है चुनाव
लड़ना और जन समर्थन जुटाना। इसके अलावा उदाहरण में जैसे दबाव समूह के ट्रेड यूनियन हो सकते हैं, किसान संघ, पर्यावरण समूह, ये सब राजनीतिक दल में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सभी हो सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों की निष्क्रियता और दबाव समूह का उदय। जब राजनीतिक दल जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होते हैं तब दबाव समूह अधिक सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन 2020-21 सरकार की कृषि नीतियों के विरुद्ध दबाव समूह की भूमिका को दर्शाता है, जबकि आरटीआई आंदोलन भी राजनीतिक दलों की पारदर्शिता की कमी के कारण उभरा है। निष्कर्ष में लिखना है, दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, लेकिन यदि वे अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएं तो नीति निर्माण में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं होना चाहिए दबाव समूह को, इसलिए एक संतुलित लोकतांत्रिक ढांचे की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है जो यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पष्ट कीजिए कि कैसे दबाव समूह के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भारत में कानूनी उपायों की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे लॉबिंग, याचिका, धरना प्रदर्शन आदि। हालांकि इनका अनियंत्रित प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विकृत कर सकता है। तो सार्वजनिक नीति निर्माण में दबाव समूह का किस तरह का भूमिका होता है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे किसान संगठनों ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, हाल में ही जो है किसान संगठन जो है बहुत सारा आंदोलन किया था न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर। तो जो एमएसपी से जुड़ी नीतियां हैं उसको तो वो क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। इस तरह से जो सार्वजनिक नीति है उसके निर्माण में दबाव समूह भूमिका निभाते हैं। इसी के अलावा जो व्यापार संघ है, FICCI, CII, ये सभी जो है अपने क्षेत्र में आर्थिक सुधारों पर जो नीति है उस पर जो है प्रभाव बनाती है। तो इस तरह से उसका भूमिका हो गया। फिर आपका मजदूर संघ AITUC, जैसे INTUC, ये सभी जो मजदूर संघ है, जो श्रम कानून जो सरकार लाती है उस पर भी यह निगरानी रखती है, नज़र रखती है। यदि किसी तरह का वो गलत या फिर जो है हितकारी नहीं होता है तो उस पर आवाज़ उठाती है। तो इस तरह से जो राजनीतिक सार्वजनिक नीति निर्माण है उस सब पर दबाव समूह का अलग ही भूमिका होता है। इसके अलावा नागरिक अधिकार संगठन NAPM, ADR, ये सभी जो संगठन हैं जो है जैसे कि सूचना का अधिकार के निर्माण में भूमिका निभाया। जैसे जितना भी नीति निर्माण हो रहा है उसका वो पारदर्शी हो, और सूचना का अधिकार जैसे कानून है उस सभी को लिए लाने में इस जो है दबाव समूह का योगदान रहा। तो इस तरह से बहुत सारे जो सार्वजनिक नीति निर्माण है उसमें दबाव समूह का भूमिका होता है। इसके अलावा दबाव समूह के अनियंत्रित प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियाँ, यदि दबाव समूह कुछ ज़्यादा ही अपना प्रभाव दिखाने लगे तो उससे क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है। तो ये है अप्रत्यक्ष लॉबिंग, और अप्रत्यक्ष लॉबिंग किसी को अपने अंदर कन्वेंस कर लेना। तो बड़े बड़े कॉरपोरेट समूह जो है सरकारी नीतियों पर असंगत प्रभाव डाल सकते हैं। अब बड़ा बड़ा कॉरपोरेट समूह है, उनके पास तो अथाह पैसा है, वो क्या करेगा, सरकारी अधिकारी को ही खरीद लेगा। तो इस तरह से जो एक चुनौती उत्पन्न हो जाएगी अप्रत्यक्ष लॉबिंग की। इसके अलावा आपराधिक गतिविधि, जो कि बहुत सारे दबाव समूह जो है हिंसक आंदोलन जैसे करने का सहारा लेने लगते हैं। तो इस तरह से ये एक चुनौती हो जाएगी कि आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो जनता का हित का जो है उपेक्षा होगा, क्योंकि कुछ जितना भी दबाव समूह है सिर्फ कुछ वर्गों के लिए अपना आवाज़ को उठाते हैं, जबकि बाकी वर्ग कहाँ जाएगा। तो यदि उनके हितों का क्या होगा, तो वो जो हित हैं वो बाकी लोगों के हितों का जो है उपेक्षा होने लगता है। तो इस तरह से यह एक चुनौती है। फिर आपका भारत में कानूनी सुधारों की क्या आवश्यकता है, जो दबाव समूह है उसमें हम लोग किस तरह से कानूनी सुधार कर सकते हैं। तो लॉबिंग को नियमित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। कोई लोगों को किसी के अंडर, किसी के दबाव कैटेगरी में नहीं आए, अंडर में ना आए, उसके लिए कानून बनाना चाहिए। अमेरिका की तरह ही लॉबिंग को क्या करना चाहिए, पारदर्शी बनाया जाए। इसके अलावा संगठनों का वित्तीय ऑडिट हो, जितना भी दबाव समूह है उन सभी का वित्तीय ऑडिट होना चाहिए, धन स्रोतों की जांच की जाए। इसके अलावा जो हिंसक विरोधों पर जो है यदि कोई दबाव समूह हिंसक विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उस पर जो है सख्त कानून
बनाया जाए। इस तरह से दबाव समूह जो है लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कानूनी सुधार की भी आवश्यकता है। ये भी नितांत जरूरी है। तो अभी हम लोग इस पूरे वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा किए हैं, साथ ही जो है इससे रिलेटेड यूपीएससी से क्वेश्चन को का भी हम लोग डिस्कशन किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो जो कि जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैं बनाता रहूँगा। और मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना तैयारी, अपना प्रिपरेशन ज़ोर शोर से जारी रखिए। तब के लिए जय हिंद, जय जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।